नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। वक्त हो चुका है बहस की और आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, एक तरफ असपा के प्रवक्ता सतपाल चौधरी हैं तो दूसरी तरफ आरएलडी के हमारे साथ इंद्रजीत सिंह टीटू है और इन दोनों मेहमानों से हम खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी जो किसानों का धरना चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, उस पर क्या उनका राय है। जी, सबसे पहला सवाल है आपसे सतपाल जी कि बीजेपी जो है वो विपक्षी दलों पर आरोप लगा रही है कि वो किसानों को बरगला रही है। नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं कि इस देश में जो ये 3 खेती कानून आए हैं बिल लेकर, ये भाजपा की सरकार, ये किसके कहने पे, किस किसान संगठन ने इसकी मांग की, किस किसान नेता ने मांग की? ये अडानी के दफ्तर में बैठ कर तय हुए तीनों बिल और तीनों बिलों की लगा के भाजपा का नीचे से लेकर कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री तक यदि इन तीनों बिलों की व्याख्या ये कर दे कि किसानों के पक्ष में है, लेकिन तो इस पर जो है जियो जो कंपनी है उसकी सफाई आ चुकी है कि खामखा लोग मेरा नाम इसमें घसीट रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जियो नहीं आएगी तो और कोई आ जाएगा, लेकिन जो प्रावधान है वो व्यापारियों के पक्ष में है, उद्योगपतियों के सरमाएदारों के पक्ष में है। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का देखो ना, जो भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि आप यदि आप आपस में तू मैं भी हो जाए तो आप कोर्ट में जाओगे, छोटे से लेकर सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हो। आपने वही प्रावधान खत्म कर दिया। ये गैर संवैधानिक बात हुई ना, गैर कानूनी बात हुई कि भाई आप यदि कोई विवाद है तो उसको आप कैसे रोक सकते हो न्यायालय में जाने से? क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला कॉरपोरेट और किसान के बीच में यदि विवाद होता है तो आपने उसको रोका क्यों? दूसरी बात, एमएसपी आपको लागू करनी पड़ेगी, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं लागू कर रहे हो आप? तीसरी बात, एमआरपी आप खुली छूट दे दिया आपने आवश्यक वस्तु अधिनियम को खत्म कर दिया, मतलब जमाखोरी को आपने बढ़ावा दे दिया। दिव्या जी, 16 साइलो है पूरे देश में जो अडानी ने बनाए हैं और ये आज की घटना नहीं है। ये 2014 से जब सरकार बनी मोदी की, तभी से इन लोगों ने तय कर लिया था कि हम खेती के क्षेत्र में जाएंगे, कृषि के क्षेत्र में जाएंगे और जो खाद्यान्न है उस तमाम खाद्यान्न पे कब्जा करेंगे और कब्जा करके हम लोग तय करेंगे किस आदमी को कितनी रोटी मिलनी है, कितनी रोटी नहीं मिलनी है। इस देश में रोटी के एक एक टुकड़े के लिए ये लोग भारत के लोगों को लड़ाना चाहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये काले कानून है। जो लोग बैठे हैं वहाँ, मैं पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के तमाम उन किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ जो इस जाड़े पाले में होकर इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी है। इस नई ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का काम करना पड़ेगा। जी, अगला सवाल मेरा है इंद्रजीत जी से। जी, ये बताइए कि तमाम जो पार्टियां इस पर राजनीति भी कर रही हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेक रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो सत्ताधारी पार्टी क्योंकि गूंगी और बहरी सरकार है, इन्होंने तो खाली अपनी बात को दूसरे के पाले में डालने का काम करना है। जी, जब दूसरी पार्टी जब राजनीति कर रही है तो उनका काम, विपक्ष का काम ही ये है कि जो सरकार सत्ता में बैठी सरकार गलत काम करे उसको इंगित करना, उसको समाज में जाकर उठाना। तो ये तो इनकी परिभाषा गलत है कि सरकार इस पर राजनीति कर रही है। जो राजनीति आदमी कर रहा है वो राजनीति नहीं करेगा, गुल्ली डंडा खेलेगा क्या? राजनीति करेगा, उसका काम है और हमारा धर्म बनता है जब हम राजनीति कर रहे हैं कि कोई भी विपक्ष, और हम अच्छे की तारीफ भी करते हैं और गलत का खंडन करना हमारा विपक्ष का काम है। तो हम क्यों नहीं उस मुद्दे को उठाए? जब आप मुझे बताइए, किसानों को आज 40 हो गया, 40 दिन में तो आदमी कोई अपना कोई ध्येय करता है, कोई मन में एक मन इच्छा धारता है कि बाबा जी मुझे 40 दिन आप जो है मैं आपके हाजिरी भरूंगा, 40 दिन भूखा रहूंगा, 40 दिन मौन व्रत करूंगा, 40 दिन ये करूंगा तो मेरा कष्ट दूर होगा। ये तो सरकार 40 दिन को भी पार कर गई। ठंड में 3% 4% टेम्परेचर में मेरा किसान बैठा है और इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन, मेरी तो याद में 27 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, मैंने तो इतना बड़ा धरना नहीं देखा और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से। और दूसरी बात, जिससे कि 1 रुपए की इमदाद सरकार से नहीं मांग रहा और सरकार ने हर भरसक प्रयास करा है कि किसी तरीके से जितने संगठन हैं किसानों को, इनको आपस में लड़ाया जाए, एक दूसरे के बीच में डिफरेंसेस पैदा करे जाएं। और अभी भी सरकार
मंशा साफ नहीं है, इनको देखना चाहती है कि किसान के अंदर कितनी हिम्मत है, कब तक वो बैठना चाह रही है। ये जानबूझ के इसको लिंगर ऑन करने चाह रही है। सरकार को हठमर्दी नहीं दिखानी चाहिए। 50 से ऊपर जा चुकी हैं और आज तक इनके ऊपर कान पे जूं नहीं रख रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारे गाजियाबाद मुरादनगर में कल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी जी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इमीडिएटली उसके ऊपर ट्वीट करा, राष्ट्रपति ने ट्वीट करा। मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरा इसका कहने का मकसद है कि जब प्रधानमंत्री जी को गाजियाबाद जैसे छोटे शहर मुरादनगर के गांव की समस्या 1 मिनट में पता लगी और उन्होंने हमारे साथ बाजू बनकर, उन परिवारों के साथ बाजू बनकर उन्होंने उसका ट्वीट करा, तो 50 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे एक ट्वीट इनके प्रधानमंत्री का, इनके गृह मंत्री का, इनके रक्षा मंत्री का, किसी का एक ट्वीट नहीं है। यार क्या एक इंसान नहीं है? आपके लिए 135 करोड़, अब आप किसी पार्टी के नेता नहीं है, आप पूरे 135 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। आपको सबसे एक आंख से देखना चाहिए। और आपने जिस तरीके से आपकी सक्रियता नजर आती है हर छोटे और बड़े मामले में, आप अपनी भागीदारी दिखाते हो, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते कि आप किसान के मुद्दे पे भी सीरियस होइए। आप खुद पहल करते हुए इस किसानों के साथ मीटिंग कीजिए और इसका जल्द निवारण कीजिए। सरकार अत्याचार कर रही है, ये अत्याचार अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें राजनाथ सिंह का बयान आया था, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने कहा था कि किसानों का हक कोई नहीं मार सकता। नहीं, ये तो सुनो, एक तरफ कह रहे हो मार नहीं सकता, एक तरफ किसी चीज की, आपने अगर इस कानून में कमी नहीं है तो आपने 10 या 12 परिविधान जो रखे हैं, हम इसको भी ठीक कर लेंगे, हम इसको भी ठीक कर लेंगे। अरे जब उसमें इतने नुक्स हैं और आप मान रहे हैं उनको ठीक कर लेंगे, तो इनको होल्ड में डाल दीजिए साल 2 साल के लिए। किसान को अपने घर तो भेज दीजिए, आप साल 2 साल बाद कमेटी बना दीजिए, कमेटी दोबारा से एक्सरसाइज करे, फिर आप सरकार के साथ वो कमेटी बैठे मिलजुल के। मैं कह रहा हूँ कौन से सदन में, राज्यसभा में या लोकसभा में, कौन सी प्रदेश के सांसद ने यह मुद्दा उठाया कि हमें नए बिलों की जरूरत है? आपके घर बैठ के आपने लॉकडाउन के टाइम पे आप बिल ले आए और उसके बाद आपने सदन को चलने नहीं दिया। शीतकाल जो सत्र चलना था उसको आपने खत्म कर दिया। आपके लिए, हैदराबाद के लिए आपके पास टाइम है, आपके पास बंगाल के लिए टाइम है, और ये किसान जो देश का अन्नदाता जो दूसरों का पेट भरता है वो आज भूख हड़ताल पे है। इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे देश के लिए हो नहीं सकती। इस मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे भारत की छवि खराब हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया, ये आपके परिवार के सदस्य हैं, ये अन्नदाता है, देश को पालता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पे जब हम सब कुछ एक एक दाना बाजार से मंगाते थे, भारत फॉरम से मंगाते थे, किसानों को इमदाद दी गई, किसानों को अपने पैरों पे खड़ा करा गया। आज हर चीज हमारी इंडिया में पैदा होती है। आप क्यों, आपने 50 किलो का कट्टा खाद का 45 किलो का कर दिया? हमारा कहना ये किसान आपके देश की अर्थव्यवस्था को अभी 3 से 4% बचा के ले आया है। 50% तक जीडीपी गिर गई कि अब जीडीपी अगर बचाई तो मेरे किसान ने, इससे बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी इसको खत्म कीजिए और किसान को अपने घर भेजिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए आप अभी तक। ब्रेक के बाद में स्वागत है आपका। फिर हम मुद्दे जो है जारी है, बहस जारी है। फिर हम अगला सवाल लेते हैं कि आपके जो पार्टी सुप्रीमो है चंद्रशेखर जी, वो भी किसानों के समर्थन में गए थे और उन्होंने किसानों को जो है समर्थन दिया था। जी देखिए, किसानों के समर्थन में ये पूरा देश है। ये किसानों की लड़ाई नहीं है केवल, ये इस देश के हर आदमी की लड़ाई है। जब MRP, जब 16 साइलो बने हैं, 16 साइलों में अडानी के जो साइलो बने हैं, उसमें जो भंडारण की क्षमता है वो 30 लाख मेट्रिक टन है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे खाद्यान्न को वो उसमें स्टोर करेंगे, स्टोर करने के बाद में अपने रेट पे बेचेंगे। आज भी हम लोग फौरी तौर पे देख रहे हैं कि जो 8 रुपये की मक्का है, 8 रुपये किलो है मक्का जी, वो रामदेव उसे 44 रुपये में बेच रहा। जी। और कल
जब साइलों में चला जाएगा ये सारा मामला। अभी तो आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू है, अब जब खत्म होने के बाद चला जाएगा और 30 लाख मैट्रिक टन पूरा खाद्यान्न किसान का अडानी के गोदामों में चला जाएगा, उसके बाद 9 की चीज़ 100 में बिकेगी। तो ये केवल किसानों की बात नहीं है, पशुपालन जो कर रहा आदमी, जो खेती पे है, क्या आप उम्मीद कर रहे हो कि कल को, आज तो हमारे जो गरीब लोग हैं जो पशुपालन करते हैं वो किसानों के खेत पर जाते हैं, चारा ले आते हैं, पशुपालन कर लेते हैं, दूध बेच के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन कल को जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारी खेती कॉरपोरेट ले लेगा, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कोई कंपनी जो आपको उसमें खेत में घुसने देगी? ये सारा पशुपालन का धंधा, दुग्ध उत्पादन का धंधा चौपट हो जाएगा। उसके साथ साथ जब MRP तय ही नहीं है, आवश्यक वस्तु अधिनियम आपने ख़त्म कर दिया, जमाखोरी को आपने खुली छूट दे दी, तो 9 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिकेगी। तो इस देश का जो आम उपभोक्ता, इसलिए हमने कहा कि रोटी के एक एक टुकड़े के लिए, और मैं तो अपील करना चाहता हूँ इस देश के हर नौजवान से कि उसको पढ़ना चाहिए वंचित थॉट्स, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी और RSS इस देश में राज कर रही है। वंचित थॉट्स में लिखा हुआ साफ साफ कि जब तक भारत के लोगों को दीनहीन बना कर रखोगे, गरीब बना कर रखोगे, अशिक्षित बना कर रखोगे, रोगी बना कर रखोगे, तब तक आप लंबे समय तक शासन करोगे। उसी पॉलिसी पर RSS और भाजपा इस देश में अपनी माइथोलॉजी को थोपना चाहती है। इसलिए इस देश का जो पहले भी क्रांति शुरू हुई, 1857 की जो क्रांति शुरू हुई, अंग्रेज आया भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो बंगाल में साउथ में घूमती रही, लेकिन जैसे ही उत्तर भारत में घुसी, जैसे पंजाब की, संयुक्त पंजाब की धरती पर घुसी, वैसे यहाँ के लोगों ने क्रांति की। 1857 की मेरठ की क्रांति सबको पता, और उधम सिंह का बलिदान, भगत सिंह का बलिदान सबको पता, पंजाब की धरती का बलिदान सबको पता। आज वही क्रांति दोबारा शुरू हो रही है। ये लोग काले काले अंग्रेज हैं, इन काले अंग्रेजों को, ये मोदी की सरकार नहीं है, ये काले अंग्रेजों की सरकार है इस देश में। इस देश से इसको भगाने के लिए हमारे लोगों ने, हमारी माता बहनें बॉर्डर पर पड़ी हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ पड़ी हैं, हमारे बुजुर्ग पड़े, 50 से ज़्यादा शहादत हो चुकी है, और ये लोग इतने कमजोर लोग हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है। ये लोग इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। पहले किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी, खालिस्तानी बताया, कभी पाकिस्तानी बताया, कभी चीन से बताया, कभी किसी से बताया, उसके बाद पता नहीं क्या क्या प्रोपगंडा किए, फिर कहा कि किसान ही नहीं है। और आज जब किसान अड़ गया, डट गया, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी का बॉर्डर हो, चाहे शाजापुर का बॉर्डर हो, चाहे UP गेट का बॉर्डर हो, हर जगह, और बॉर्डर ही नहीं है, अब तो ये आवाज़ हर गांव में, गली गली में गूंज चुकी है, और न केवल किसानों के बीच में, बल्कि इस देश के हर नागरिक के बीच में, सिवाय छोड़ के जो भाजपा और RSS का एजेंडा पढ़े हुए लोग हैं, उनके अलावा तमाम लोग इस देश में छुटकारा पाना चाहते हैं इस सरकार से। या तो ये तीन काले कानून रद्द होंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रद्द होगी। ये तय हो गया अब इस देश में। और ये लड़ने वाले लोग हैं, इन्होंने शहीदी दी है, इन्होंने क्रांति की है, हमेशा क्रांति की है। और जब विदेश से लोग आए हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ने वाले लोग हैं, हम बताएंगे इन लोगों को, हम किसान के घर में हमने जन्म लिया, हम बताएंगे कितना आक्रोश है लोगों में। एक एक नौजवान, नहीं देखो राम सिंह साहब को, उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उनकी सुसाइड नोट पढ़ा, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? प्रधानमंत्री जी, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, RSS, तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग जो सुसाइड कर रहे हैं, बाकायदा नोट लिख रहे हैं कि हम इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। तो ये क्रांति है, ये 1857 वाली क्रांति है। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहे अंबानी हो या अडानी हो या रामदेव हो, चाहे इनका और कोई गुरु हो, उनका और कोई बाप हो, ये किसी के भी चेले हो, मोदी और ये BJP, इसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा अगला सवाल है इंद्रजीत जी आपसे कि केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, फिर 8 जनवरी को बातचीत होने वाली है, तो इसमें क्या कुछ उम्मीदें हो सकती है किसानों? देखिए दिव्या जी, मैं आपको बताऊं, जब तक जिस मीटिंग के अंदर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी नहीं बैठेंगे, आप ये मान के चलना, ये कभी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे।
क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि अपनी पार्टी, जो आप देख रहे हो ना जितने सीनियर लीडर्स हैं सबको घर बिठा रखा है। ये नहीं चाहेंगे कि इसका क्रेडिट कृषि मंत्री जी को या राजनाथ सिंह जी को दिया जाए। राजनाथ सिंह जी के अंदर मैं कहूँगा विपक्ष का नेता होने के नाते फिर राजनाथ सिंह जी को फिर भी हर किसी मीटिंगों में अगर नेतृत्व दिया जाए तो सब किसान किसी न किसी जगह पहुंच सकता है। लेकिन जब तक अमित शाह और प्रधानमंत्री जी किसी मीटिंग को कंडक्ट खुद नहीं करेंगे, ये किसी दूसरे को क्रेडिट नहीं देंगे, लिंगर ऑन करते रहेंगे, जबकि अब ये बिल्कुल रबड़ खिंच चुकी है। अब खट टूटने की बारी है। अब किसान इससे भी आगे जो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अब उसे खाली दिल्ली का नहीं, हरियाणा पहले शुरू में एक आदमी तो पंजाब के सरदार है, ये तो पंजाब से आए, यूपी का नहीं है। अब मुझे बताओ कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ का किसान अपने परिवार समेत नहीं पड़ा, खुद अपना लालन पालन रोटी खा रहे हैं, औरों को भी खिला रहे हैं। ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कभी दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा, हम उसके गवाह बनेंगे कि हमारे टाइम पे ऐसा आंदोलन चला था। तो मैं यही कहूँगा किसान के दर्द को समझो। किसान 50 से ऊपर अपनी जवान गवा चुका है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, किसान रोड पे है, घर में दूध निकालने वाला आदमी नहीं है, किसान पशु को चारा देने वाला आदमी नहीं है। जो मेरी गाय माँ या मेरी भैंस जो भी दूध 50 किलो 40 किलो 30 किलो 20 किलो 10 किलो देती थी, वो आधे पे आ गई है, क्योंकि टाइम चारा उसे टाइम पे नहीं मिल रहा, दूध उसका टाइम पे नहीं निकल रहा। और आने वाले टाइम पे गांव में शहर में दूध की भी कमी आपको नजर आनी चालू हो जाएगी। जब उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, समय पे चारा देने वाला नहीं है, तो हमें वो दूध कहाँ से मिलेगा। जी आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई बहस के साथ, तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।